Hello, dear learners. Hope you are doing well. So, first of all, I totally understand your frustration because of the exam cancellation, and we have no other option but to study. I know the video is quite late, but everything requires planning, and I can't upload any video as such. So, here comes today's video of the remaining two videos. Yes, June and December 2023, paper 1. The videos were remaining, therefore, I am uploading it today, and another video will be out tomorrow. Okay, and then we will be starting history again topic wise. We will be covering most of the required topics with the perspective of revision as well as for studies. दोनों के लिए भी काम आ जाएगा, so you don't have to go through the books. Okay, now without wasting much time, let's get started. Today's video is of 13th June 2023, paper 1, shift 1. Okay, and the video is of mostly 1 hour. We will be covering 50 questions for 100 marks. So here is the question paper. Very first is the data interpretation. Direction for questions 1 to 5. The following table shows net national income in lakh crore and per capita net national income in thousand of India during the 5-year period from year 2015-16 to 2019-20. Based on the data in the table, answer the questions that follow. So यहाँ पर है हमारे पास में data and then we have to calculate. It is based on the calculation. Okay. सबसे पहले तो in which year the percentage increase in the net national income over the previous year was maximum. ओके, सो यहाँ क्या पूछा है कि कौन से ईयर के कंपैरिजन में पिछले साल का मैक्सिमम था. ठीक है, सो नेट नेशनल इनकम पूछा है. सी यहाँ पर है नेट नेशनल इनकम. अभी कंपेरेटिवली बोलना है, कंपेयर करके बोलना है. ओके, सो सबसे पहले तो 19, 20, 18, 19, 17, 16. ओके, हमें सारे ईयर्स कवर करने पड़ेंगे एक्सेप्ट फर्स्ट वाला, मतलब सी. नेट नेशनल इनकम 136, 122. ओके, 136, 122. ओके, ये सबसे पहला वाला है. सो 136 माइनस 122. ओके ओके, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ नहीं आएगा लिखते हमें. वी विल डू वन थिंग, हम ऊपर लिख देते हैं, स्पेस भी है थोड़ा. सो 136 माइनस 122 इंटू 100 बाय 122. 122 क्यों नीचे आएगा? बिकॉज पहले जो पहला ईयर होता है वो नीचे जाता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले डिविजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्सट्रैक्शन. ओके, तो करेक्ट आंसर है 11.47% फर्स्ट वाले का. ओके, 15-16 का, सॉरी 16-17 का, 2016-17 का 11.47%. वैसे ही करेंगे हम 151 माइनस 136 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 136. ओके, सिमिलर वे में ही हमें सारे फाइंड आउट करने हैं. तो उसका आंसर आएगा 11.02. ओके, फिर उसके बाद में 167 माइनस 151, उसका आंसर भी आएगा 10.59. फिर है 177 माइनस 167, इसका आंसर है 5.99. थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, बड़ा है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. ओके, सो फर्स्ट हमारा पहला आंसर आता है 2016-17. क्यों? तो सबसे ज़्यादा है इसी ईयर में, मैक्सिमम पूछा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. Assuming that the per capita net national income grows beyond the year 2019-20 at the average annual rate of increase of the period 2015-16 to 2019-20, what will be its value in thousand at the end of the year 2020-21? अभी हमें ये पूरा assumption based है. ओके, इसमें assume करना है कि net national income जो per capita income है, ऊपर जो सेकेंड वाले कॉलम में दिया है per capita income, तो वो हर ईयर जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो 2020-21 जिसके बारे में नहीं दिया हुआ है, 20 तक ही डेटा है, पर 2021 में क्या रहेगा ये पूछा है उन्होंने. ओके, सो हमें एवरेज निकालना है. सी यहाँ पर क्या है, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये. ओके, सो पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम दोनों, ये 2 ईयर का कंपेयर करना है. फिर वही मेथड से जिस तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही 105 माइनस 95 इंटू 100 बाय 95. ओके, 10.53 आता है आंसर. ये सब एवरेज रेट्स निकालने हैं हमें. ओके, और उसके बाद में ये इनका जो एवरेज आएगा पर कैपिटा एट द एंड, वो कैसे हम पता करेंगे? जो हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है, कि उन्होंने उसमें दिया है. अभी हम इसी तरह से 115 माइनस 105 इंटू 100 बाय 105.
ऐसे ही पूरा डेटा कैलकुलेट करना है। हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं। सी यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख देंगे। सबसे पहले तो 16 17 का आता है 10.53 प्लस 9.52, सेकेंड ईयर 17, फिर 17 18 प्लस 9.57 प्लस 4.76। ओके, और एवरेज के लिए क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं 4 से। सो एवरेज है 08.596 इज़ द एवरेज रेट। ओके, एवरेज रेट। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन थाउजेंड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। किसका, पर कैपिटा नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम। तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड ऑफ द ईयर में। सो 132 इंटू 132 कैसे आया, हाँ ये भी देख लो, ये 132 इसके लिए आया है क्योंकि ये 2019-20 का लास्ट वाला जो था पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम, उसकी वजह से आया 192। ठीक है, 132। सो नाउ हम क्या करेंगे, 8.596 को सी, अब क्या करना है, 132 हमें नेट नेशनल इनकम निकालनी है, नेट नेशनल इनकम। ओके, 132 क्योंकि लास्ट जो 2019-20 का था वो था 132। ओके, 132 इंटू 1 प्लस 8.596 बाय 100। ठीक है, तो अब ये 100 ऊपर आ जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा एंड इट विल बी 100 प्लस 8.596। तो क्या आएगा वो 132 इंटू 108.596। अभी इसको फिर से कैलकुलेट करना है। अब आंसर विल बी, हाँ यहाँ पर 100 आएगा डिवाइडेड बाय 100। क्यों, तो ये जो 100 है इसकी वजह से। सो अब आंसर विल बी 143.34। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिल गया आंसर 134.3। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम इन 1000 रुपीज पर ईयर। ओके, एवरेज पर नेट नेशनल कैपिटा इनकम एवरेज पूछा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने जो टेबल है हमारे पास में, एवरेज पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम। सो ये जो जितने भी वैल्यूज़ है इनको कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 5। एवरेज कब निकालते हैं, एवरेज में क्या करते हैं, जितनी टोटल वैल्यू उसको डिवाइड कर देते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, 95 प्लस 105, 95 प्लस 105 प्लस 1115 प्लस 126 प्लस 132 डिवाइडेड बाय 5। करेक्ट आंसर क्या है, 570। यहाँ पर हम वैल्यू भी लिख देते हैं कन्वीनियंस के लिए, 573 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 114.6। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question, with reference to year 2015-16, the percentage growth in the population of India by the year 2019-20 is, जो पहला साल है उसके कंपेयर में 2019-20 में ग्रोथ कितना हुआ है उसका परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो पर कैपिटा ऑल्सो विथ रेफरेंस टू द परसेंटेज ग्रोथ ओके। सो पर कैपिटा इज इक्वल टू नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन परसेंटेज। सो अभी क्या करना है हमें, नेशनल इनकम बाय पर कैपिटा नेशनल इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले हम 15-16 की, 15-16 और 19 और 20 दोनों की निकालनी है। पॉपुलेशन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पॉपुलेशन, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सी, एक फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉपुलेशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम बाय पर कैपिटा इनकम। ओके, सो 15-16 का कैसे वैल्यू आएगा, नेशनल इनकम बाय पर कैपिटा इनकम, यहाँ पर देख लीजिए 122 एंड 95 एंड 177 132। ओके, चलिए अभी हम वैल्यूज़ को पुट ऑन करेंगे। नेशनल इनकम पहले 15 का देखेंगे, इट इज़ 122 बाय 95। आंसर इज 1.28। 19-20 का अगर कोई और ईयर का भी पूछा है तो इसी वे में निकालना है। 177 बाय 132 इज इक्वल टू 1.34। ओके, ये है वैल्यू। अब हमें क्या करना है,
परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ग्रोथ पूछा है। परसेंटेज ग्रोथ कैसे निकालते हैं? 1.34 माइनस 128, सॉरी 120, सी 1.34 माइनस 1.28 डिवाइडेड बाय, सॉरी इंटू 100, और 100 को डिवाइड करेंगे 1.28 से। ओके, क्यों? तो हमें नीचे की वैल्यू जो हमारी पहली वैल्यू रहती है वो मैटर करती है। सो करेक्ट क्या आएगा आंसर? ये डिवीजन के बाद में अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, पहले डिवाइड होता है एंड देन मल्टीप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास 4.4%। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 5 years? ओके, परसेंटेज इंक्रीज इन नेट नेशनल इनकम। तो परसेंटेज इंक्रीज अभी हमने देखा था कि सबसे पहला जो था पर कैपिटा वो 95 था 15-16 का, और जो हमारा 1920 था उसका 132 था, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ओके, इनटू अगेन परसेंटेज पूछा है इसीलिए 100/95, यहाँ पर भी परसेंटेज इंक्रीज पूछा है इसीलिए, ठीक है, 100/95। सो आंसर विल बी 38.94%। ओके, अप्रॉक्स वैल्यूज है ये 38.94%, ऑप्शन ए। और ये हो गए हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 6। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इंटरनेट इज कॉमनली यूज सर्विस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। स्टेटमेंट 2, HTTP is the protocol that web browsers and web servers use to communicate with each other over the internet. Okay, ये नीचे चले गया है गलती से, नो प्रॉब्लम। सो बोथ आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन इंटरनेट। इंटरनेट इज कॉमनली यूज सर्विस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक्चुअली वाइस वर्सा है स्टेटमेंट, वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉमनली यूज ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज द प्रोटोकॉल दैट वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू ट्रांसफर टेक्स्ट ऑल्सो एंड ओवर द इंटरनेट। सी ओवर द इंटरनेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। नेगेटिव कम्युनिकेटर्स यूजुअली एक्सप्रेस वर्बल सॉफ्टनेस, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, रिसेंटमेंट, डिस्ट्रेस। नेगेटिव कम्युनिकेटर्स पूछा है यहाँ पर। सो अगर ऑप्टिमिज्म क्या होता है और वर्बल सॉफ्टनेस, ये दोनों पॉजिटिव थिंग्स है, यहाँ पर निगेटिव पूछा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा जो रिमेनिंग ऑप्शन है, पेसिमिज्म, रिसेंटमेंट एंड डिस्ट्रेस। अगर निगेटिव बोला है तो ये 3 आएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन विच इज अनक्लियर और मिथ क्रिएटिंग, मतलब कि क्लियरली बात नहीं करते हैं, तो पेसिमिज्म भी होता है, डिस्ट्रेस भी होता है, एंड रिसेंट करते हैं मतलब कि हेजिटेट करते हैं बात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो अदर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, the NEP 2020 recommends the establishment of an academic bank of credit to facilitate the transfer of credits between the institutions. Statement 2, one of the objectives of NEP 2020 is to increase the number of multidisciplinary institutions in the country. So, in the light of the above statement, choose the correct answer है ऑप्शन ए। दोनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 recommends the establishment of academic bank of credit to facilitate the transfer of credits between the institutions. Okay, the policy aims to transform India's education system by 2030. जो NEP का बेसिक पॉलिसी है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो क्रेडिट्स है वो ट्रांसफर होना स्टूडेंट्स के, इसीलिए क्रेडिट बैंक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, then one of the objective is to increase the number of multidisciplinary institutions in country. So multidisciplinary अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस आएंगे तो उतना ही ज़्यादा एजुकेशन भी स्प्रेड होगा, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी होगी। ओके, एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट या एक ही फील्ड से, स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अलग अलग डिसिप्लिन रहने चाहिए एक ही इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टर्म्स A to E given below that completes the word paragraph describing a method of operation for a keyboard. Okay, so a keyboard has a key matrix underneath the keys. When a key is pressed, it presses a switch that completes a dash. This allows dash to follow. The location of the key pressed is dash. The location of the key pressed is compared to the dash map to find the dash value for the key that has been pressed. So अभी हमको यहाँ पर करेक्ट सिक्वेंस में लाना है इसे। ठीक है, 9th का आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आता है a computer keyboard has a key matrix underneath the keys. When a key is pressed, it presses a switch that completes a circuit. सबसे पहले circuit. Then this allows the current to flow. The location of the key pressed is calculated. The location of the key pressed is calculated. Map to find the
Okay. Pressed is calculated. The location of the key pressed is compared to a character map to find the binary value for the key that has been pressed. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. When inference is based on the causation button, uniformity but on, ओके ये यहाँ पर स्पेस है यहाँ पर, ठीक है. We will strike this, यहाँ पर ऑन लिख देंगे हम, ठीक है. When inference is based not on causation but on uniformity of coexistence, as in the case of inferring cloven hoofs of an animal by its horn, it is called ये प्रमाणा के टाइप है, प्रमाणा अनुमाना जो था उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समयन द्रोष्टा. ठीक है, जो वी हैव व्यापतीज सो प्रमाणा के अंदर आते हैं. इन्फरेंस जिसे प्रमाणा बोलते हैं, यहाँ पर आता है ये व्यापती एंड इसी में है समयंत द्रोष्टा. ठीक है, मुझे ऐसा ही मिला था, ये PDF ऐसा ही है जो मुझे मिला है. आई कांट हेल्प इट मच, बट आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा. When inference is based not on causation but on uniformity of coexistence. causation पर बेस्ड नहीं है बट uniformity of coexistence पर बेस्ड है. ठीक है, इसीलिए इट इज़, और उसमें यहाँ पर एनिमल का एग्जाम्पल दिया है, hooves of an animal by its horns. इन्फरिंग मतलब कि एक अनुमान लगाना है कि जो एनिमल है उसके hooves का अनुमान लगाना है बाई इट्स हॉर्न. पैर का जो पैर के hooves रहते हैं उसका अनुमान लगाना है बाई इट्स हॉर्न्स, सिंग. ठीक है, इट इज कॉल्ड समयन दोष्टता. कोएग्जिस्टेंस और जनरली व्हाट इट लुक्स लाइक. पक्ष धर्माता इज द टर्म यूज्ड व्हेन हेतु इज प्रेजेंट. शेषवत इफेक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम कॉज. जब कॉज की वजह से होता है तो ये आता है शेषवत अनुमाना. ठीक है, जब कॉजेशन के ऊपर बेस्ड होता है तब आता है शेषवत. और पक्ष धर्मता कब आता है? व्हेन हेतु इज प्रेजेंट ऑन द पक्ष. ठीक है, और पुरावत अनुमाना इट इज कॉज इज इन्फर्ड फ्रॉम इफेक्ट. मतलब कि जो कॉजेशन है उसके बाद में इफेक्ट होता है, तब आता है पूर्ववत अनुमाना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are not the characteristics of a teacher-centered method of teaching? Not characteristics of teacher-centered. Students are passive learners. Teachers act as facilitator for learning. Teacher directs learning activities. Learning is based on collaboration between students. Learning is based on student interest. So यहाँ पर तो आंसर काफ़ी easy है. Correct answer is option C, B, D, E. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है? कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर सेंटर्ड. टीचर सेंटर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. स्टूडेंट्स यूजुअली पैसिव लर्नर रहते हैं, करेक्ट. टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग, करेक्ट. पर टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर एंड डायरेक्ट द लर्निंग. ओके, लर्निंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर. कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स नहीं होता है एंड स्टूडेंट इंटरेस्ट भी नहीं होता है, टीचर प्लान कर पढ़ाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. From the viewpoint, communicators' language and the other symbolic systems are option 12, option C, social targets. From the viewpoint of communicators, language and other symbolic systems are social targets. Usually जो language है और जो symbols रहते हैं ये socially affect करते हैं और ये socially influence भी करते हैं. ठीक है, ethnicity, culture ये सब कुछ depend करता है symbols के ऊपर. language use होती है उसके ऊपर in communication. Social target is a way of attracting the social aspects or peoples to make social contacts. Next question. A researcher obtains the p-value for sample correlation coefficient of different samples. Which of this can be considered significant at 1% level of significance? P-value of level of significance is considered less than 1% or 0.05%. यहाँ पर क्या पूछा है उन्होंने? Which can be considered significant at 1% level of significance. ठीक है, एंड हमें यहाँ पर ये देखो कौन से आंसर्स करेक्ट है. सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड सी आर द करेक्ट वैल्यूज. 1% से जो कम रहेंगे, बी एंड सी. ओके, सो विद दिस रेफरेंस वैल्यूज ऑफ 0.99% एंड 0.995% और 0.995 कैन बी कंसिडर्ड बाय द रिसर्चर. क्यों? तो उन्हें 1% से कम चाहिए. ओके, पी वैल्यू ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसिडर्ड लेस देन 1% और मोर देन 0.05%. 0.0 सी क्या चाहिए उन्हें यहाँ पर? 1% से कम एंड मोर देन 0.05. ठीक है, लेस देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी
ethical issues in a research study that involves participation of human. ethical issues यहाँ पर अभी लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट करेक्ट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म करेक्ट, एक्सेसिव इंड्यूसमेंट, डीब्रीफिंग इज नॉट, ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी सी। डीब्रीफिंग यूजुअली क्या होता है कि जो हम रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं उसके ऊपर हम पहले ही उन्हें इन्फॉर्मेशन देना या पूरी रिसर्च होने के बाद उन्हें इन्फॉर्मेशन देना, वो होता है डीब्रीफिंग, ठीक है। सो इथिकल इशू कब आता है? ऑल जब ये जो लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट या कुछ हार्म होता है या फिर एक्सेसिव इंड्यूसमेंट यानी ज़्यादा ही इन्वॉल्व होना, इन सब की वजह से होता है इथिकल इशू, ठीक है। डीब्रीफिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, a learner's cultural background has no impact on his or her learning experience, gender is not a strong predictor of academic achievement। अभी तो आप बिंदास बोल सकते हो कि पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि कल्चरल बैकग्राउंड अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ अ लर्नर, ठीक है, मे अफेक्ट द प्रोसेस, बीइंग अ मेल और फीमेल और एनी अदर जेंडर इज नॉट अफेक्टिंग फैक्टर फॉर लर्निंग। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, बिकॉज लड़कियां भी उतना ही अचीव करती हैं, लड़के भी उतना ही अचीव करते हैं, एंड एनी अदर जेंडर कैन ऑल्सो अचीव दैट लेवल ऑफ सक्सेस इन एकेडमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज फॉर क्रिएटिंग शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स? ऑनलाइन लर्निंग गेम्स, ये है कहूट, ऑप्शन सी कहूट इज अ टूल यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स एंड क्विजेस, ओके। Question number 17. A smart home application that automates the controlling of lighting, temperature, entertainment system and appliances is an example of, it is an example of ubiquitous computing, ठीक है, मतलब कि is a pervasive computing which is a future technology। यहाँ पर क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो सारी चीज़ों के लिए कैपेबल होता है, are capable of doing everyday tasks to perform less interaction from user end, यानी कि जो लाइट्स ऑफ करना, एंटरटेनमेंट, टेम्परेचर सेट करना, अप्लायंसेस को रेगुलेट करना, ये सब कुछ बाय यूजिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हो जाता है। स्मार्ट होम एप्लीकेशन जैसे अभी भी वाईफाई बेस्ड जो होता है, एलेक्सा टर्न ऑन द फैन, सिमिलरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 11,000 इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज बाय 11% एंड द नंबर ऑफ अडल्ट्स इंक्रीज बाय 20%, द पॉपुलेशन बिकम्स 12,660। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट सेपरेटली इन द विलेज, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है हमें, लेट्स डू द कैलकुलेशन पार्ट। पॉपुलेशन पूछा है, पहले कितना था 11,000, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज बाय 11% और अडल्ट कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं, 20% से, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाय 11% एंड अडल्ट बाय 20%। सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, इन्हें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीजिंग बाय 11% और अडल्ट की पॉपुलेशन 20% से बढ़ रही है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द ओवरऑल क्राइटेरिया, 111%। अभी ये 111 कैसे निकाला है, देखो 1 + 11 बाय 100, ओके, यहाँ पर नहीं आएगा ये, 1 + 11 बाय 100, सो 100 ऊपर चले जाएगा, 100, 111 बाय 100, ठीक है। सो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अरे सिमिलरली 20% का कैसे निकालेंगे, 120, ये 1 चिल्ड्रन का हो गया, ये 120 हो गया है अडल्ट का, और ये टोटल वैल्यू क्या होती है 12,660, ओके, 12,660। सॉरी फॉर द कुंतम डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट, सो नाउ अभी हमें ये वैल्यूज मिल गई है, अभी हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे, किसमें, जो हमारा डेटा है उसमें। सो नाउ, अरे ये क्या हो गया, नाउ लेट द पॉपुलेशन, सो x इंटू एक्स, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चे हैं और कितने अडल्ट हैं, x इंटू 111 बाय 100 प्लस 11,000 जो कि हमारी टोटल वैल्यू है, ठीक है। 11,000 प्लस x इंटू 120 प्लस 100, ओके, और ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी 12,660। क्यों, तो हमारी फाइनल वैल्यू है 12,660। अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्यों, कैसे, सपोज करना है कि हम जैसे ऑप्शन में है वैल्यूज़, तो हम उस पर से सपोज करेंगे कि हमने x की एक सपोज वैल्यू ली है, ठीक है। जैसे x की सपोज वैल्यू हमने सी ऑप्शन यूज़ किया, 6,000 और 5,000, हाँ 6,000 और 5,000 सपोज वैल्यू, आप 7,000 4,000 भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट ऑन करके देख सकते हैं। हम 6,000 करके देखेंगे। सो वी विल बी चेकिंग द इक्वेशन, 6,000 प्लस 11%,
कैसे? सिमिलरली 5000 प्लस 20%, उसी वे में आएगा। ओके, एक्स की जगह वैल्यू पुट ऑन करना है। 6000 इंटू प्लस इंटू सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पर प्लस 5000, अरे यहाँ पर हम इसको वाई ले लें, वाई लेना है। 5000 इंटू 120/100 इज इक्वल टू 12660। सबसे पहले तो डिवीजन होगा, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन। ओके, ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आप जब ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, आपको यही वैल्यू एंड में आएगी। ओके, यहाँ पर स्पेस कम है इसीलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट यही करेक्ट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये कैसे है? आज पीडीएफ थोड़ा ख़राब आया है, बट हम आगे देखते हैं, अच्छा पीडीएफ मिलने की ट्राई करेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एट लाहौर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद were established during colonial rule in India. Statement 2, the main reason for the establishment was the increasing demand in these places for higher education including oriental as well as modern European education. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। दोनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कैसे? तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एट लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये दोनों भी कॉलोनियल टाइम पर ही एस्टैब्लिश की गई थी। ओके, पंजाब वाली 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। लिख लो, पंजाब इज इन 1882 एंड इलाहाबाद है 1887। ठीक है, सो ये दोनों यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी। तो इनका रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ दिस प्लेसेस फॉर हायर एजुकेशन। ओरिएंटल, जो ओरिएंटल है वही की पढ़ाई करने के लिए भी, एंड मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन, इन दोनों के लिए वहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रही थी, इसीलिए वो दोनों इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the information flows from the media to the opinion leaders and from them to the target audience, the process is known as option B, multi-step flow. क्या हो रहा है? जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले मीडिया से फ्लोज फ्रॉम द मीडिया टू ओपिनियन लीडर एंड फ्रॉम देम ओपिनियन लीडर से टारगेट ऑडियंस। अगर दो के पास ही जा रही थी तो 2 स्टेप होता था, बट यहाँ पर 3 स्टेप्स है, बिकॉज इसीलिए मल्टी स्टेप हो गया। एंड टारगेट ऑडियंस से मीडिया से टारगेट ऑडियंस के पास भी जा सकती है, तो देयरफॉर स्टेप बाय स्टेप नहीं आता है। ओके, इफ इट वाज सपोज टू गो थ्रू proper steps from the topmost to the lower, then it will be considered step by step flow, but here it is not step by step. Next question. Question number 21. In the light of causation, which of the following is incorrect? In the light of causation पूछा है, ठीक है। causation क्या होता है? It is a process of identifying cause and effect relationship between the 2 or more variables. तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है? Qualities of cause are accidental antecedents. The cause of the cause is not the cause. The co-effects of a cause are themselves causally related. Eternal substance like space are not unconditional antecedents. करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए एंड डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये दोनों जो एंटीसीडेंट से रिलेटेड है, क्वालिटीज ऑफ कॉज आर एक्सीडेंटल एंड दे आर अनकंडीशनल। ठीक है, एंटीसीडेंट्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो, अदरवाइज देर इज नो अदर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। हम वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाले हैं आज का, बिकॉज थोड़ा जल्दी कवर कर हमें बाकी भी चीज़ें करनी है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन अ रेशियो स्केल 0 point इज आर्बिटरी। स्टेटमेंट 2, द नॉमिनल स्केल अलाउज ऑर्डरिंग और रैंकिंग ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 22 है ये। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। रेशियो स्केल में 0 point इज आर्बिटरी। कंपलसरी होता है कि 0 point, रेशियो स्केल में 0 point नहीं आता है। ओके, एब्सोल्यूट 0 आता है। सो नॉमिनल में क्लासिफिकेशन रहता है क्वालिटी, ऑर्डिनल में क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, इंटरवल में क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स। मतलब एक इंटरवल के बाद में, एक टाइम के बाद में या एक स्पेस के बाद में रिपीट होगा या दूसरी वैल्यूज आएगी, ये इंटरवल में आता है। एंड रेशियो में क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वल यूनिट्स एज वेल एज एब्सोल्यूट 0। ठीक है, रेशियो स्केल हैज एब्सोल्यूट 0 एंड 0 इज नॉट आर्बिटरी। 0 इज नॉट आर्बिटरी इन रेशियो स्केल। और जो नॉमिनल स्केल बोला है अलाउज ऑर्डरिंग और रैंकिंग ऑफ डाटा, तो नॉमिनल स्केल में क्लासिफिकेशन ओनली अलाउज क्लासिफिकेशन। ठीक है, नॉमिनल सबसे पहला वाला जो होता है उसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन आता है, नो ऑर्डरिंग, ओनली क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड, एन एयर पोल्यूटेंट, व्हेन इनहेल्ड रेडिली बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड स्ट्रीम टू फॉर्म अ लाइफ थ्रेटनिंग कंपाउंड नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन डी।
ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट है और जब वो ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर देता है। ओके, एंड देयरफॉर देयर इज द बॉडी स्टार्ट्स टर्निंग ब्लू होने लग जाती है बिकॉज द हीमोग्लोबिन is decreased, hemoglobin carrying capacity is decreased, and therefore it is known as carboxyhemoglobin. Okay, next question. In the beginning of the 20th century in 1902 there were important engineering colleges at कहाँ आती है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट, सिर्फ शिवपुर बंगाल। बिगिनिंग ऑफ 20th century, मैंने सॉरी मैंने गलत आंसर दे दिया, ये सारी जगह पर थे। ऑप्शन बी ऊपर वाले का आंसर था। ऑप्शन बी ए रूरकी, देन मद्रास, देन शिवपुर बंगाल एंड पूना। यहाँ पर ये सारे जगह पर थे। रूरकी में कब एस्टैब्लिश होता है? 1847। ओके, 1847 बाय थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मद्रास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुंडी 1794 क्रोनोलॉजी में भी काम आ सकता है। शिवपुर बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज 1856 एंड पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1854। हिस्ट्री वाले क्रोनोलॉजी में भी काम आएगा ये। सो हरकॉट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन कानपुर वॉज नॉट प्रेजेंट इन 1902। ये कब आता है? ये 1920 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, ओके, ये बाइनरी वाला रिलेटेड है, बाइनरी नंबर से रिलेटेड है। 71⁻8 और ये जो इसका बेस है 2 और 71 का बेस है 8, सो 135 का बेस 8 एंड 111001 बेस 2। सो करेक्ट आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ बाइनरी विद स्क्वायर सीरीज ऑफ 2 फ्रॉम द लास्ट। डिवाइड करें, लेट्स राइट इट हियर। सी, सबसे पहले तो हम 101 वाला करेंगे। 1 × 2⁻0 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 0, सॉरी प्लस 1 आएगा अभी, प्लस 1 यहाँ पर 1 है ना, इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻3 प्लस 1 इंटू 2⁻4 प्लस 1 इंटू, सॉरी प्लस 0 है, यहाँ पर 0 है, सी यहाँ पर 0 है ना, 0 इंटू 2⁻5 प्लस 1 इंटू 2⁻6। ठीक है, ये 6 तक गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 2⁻0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 2 4 2 2 4 1 यहाँ पर 4 2⁻3 8 प्लस 16 प्लस 32, तो इसका वैल्यू होता है टोटल 93। ठीक है, टोटल 93। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्टल। सो 93/8 ऑक्टल, 93/8 एंड इज इक्वल टू R5 आएगा एंड Q11 आएगा। ये ना बाइनरी वालों को बहुत अच्छे से आएगा। अगर आपका बेस है तो यू कैन सॉल्व इट, नहीं है तो ज़्यादा लोड मत लो, छोड़ देना क्वेश्चन। आई प्रेफर दैट ऑल्सो ओनली बिकॉज मैं ये बैकग्राउंड से नहीं हूँ। सो इसका क्या वैल्यू उन्होंने बताया है कि 93/8 है ना, तो 11/8 वेट, हम यहाँ पर करते हैं, ऊपर करते हैं इसे। 93/8 R इज इक्वल टू 5, Q इज इक्वल टू 11। सो 93, ओके, यहाँ पर 11 लिया उन्होंने, 11/8 जो Q का वैल्यू था उसे, एंड देन R को कर दिया उन्होंने 3 एंड Q को कर दिया 1। ठीक है, सो यहाँ पर 1/8 एंड R इज 1, Q इज 0। सो बेस 8 octal number of binary 101101 is 135। समझा? ये जो है ना ये, ओके। वैसे ही सेकेंड वाला, ये वाला जो है, इसको भी वही तरीके से सॉल्व करना है। 1 × 2⁻0 प्लस 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 प्लस 0 × 2⁻3 प्लस 0 × 2⁻4 प्लस 1 × 2⁻5, वही वैल्यू आएगी 1 + 0 + 0 + 8 + 16 + 32। तो इसका टोटल वैल्यू आ रहा है 57। वैसे 57/8, वेट, ठीक है, 1 मिनट।
57 बाय, अरे ये क्या हो रहा है, 57/8 R1Q7 सिमिलरली 7/8 इज इक्वल टू, और ये मैंने किस तरीके से निकाला था ये भी मैं बोलती हूँ। तो 11 कैसे आया था, 88/8 93। तो जो ये 5 है ना, रिमेनिंग 5 है और क्वोशिएंट 11 है, ठीक है। अभी वैसे ही 7 7 8 56, रिमेनिंग 1 और क्वोशिएंट है 7, ठीक है। 7 × 8 इज इक्वल टू 56, यहाँ पर 57 है तो एक बच गया है, देयरफॉर रिमेन इज 8। फिर यहाँ पर अगेन 8 एंड क्वोशिएंट 7। कैसे, तो इन्होंने यहाँ पर 7 को कंसिडर किया और यहाँ पर उन्होंने इस वे से किया, 7 को ऊपर रखा है, रिमेनिंग क्वोशिएंट 7 लिया है और रिमाइंडर 8, ठीक है। इसीलिए ये 7 और 1, ठीक है। चलिए, ऑक्टल फॉर 11001 बेस 10 इज इक्वल टू 71। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली तो इट विल बी ईजी फॉर यू पीपल, ठीक है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर के ऊपर है ये क्वोशिएंट। अगर ये वाला स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन डू इट वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what number would replace question mark in the series given below? 3 8 17 32 57 177। 3 plus 5 8, 5 plus 3 plus 5 8, 8 plus 9 17, sorry 8 plus 7, 8 plus 9 17। हाँ, ओके, यहाँ पर उन्होंने वो उस मेथड से नहीं दिया है, वी विल बी हैविंग सम डिफरेंट मेथड। 3 इज इक्वल टू 2 + 1 और 2⁻1 + 1⁻2 3, ओके। 8, ये 3 के लिए, ये 8 के लिए, 2⁻2 4 + 1⁻2 4, ओके। 17 2⁻3 + 3⁻2 8 + 9 17 32, 2⁻4 + 2⁻4 16 + 16 16 + 16, ठीक है। 57 2⁻5 + 2⁻5 57, सॉरी 5⁻2। अब इसके बाद में 2⁻6 लेंगे, 2⁻6 + 6⁻2, 2⁻6 + 6⁻2, वैल्यू आती है 100, ओके। 100, ये 12, ये 88। सिमिलरली वैसे ही 2⁻7 + 7⁻2, 2⁻7 + 7⁻2, ओके। यहाँ पर भी 4 है, मैंने ये गलत कर दिया था, यहाँ पर 4 है, ध्यान से करिए आप भी। 4⁻2 177। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? वेरियस साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है ये पता करना होगा। इट इज टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस और टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट एट वेरियस टाइम्स बिटवीन एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ठीक है। बीच में भी होता है एंड में भी होता है। सो इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू टीचर्स टू यूज टीचिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स, करेक्ट। हेल्प्स लर्नर्स टू एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली एंगेज इन लर्निंग, करेक्ट। हेल्प्स इन एनहांसिंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर. It contributes to the overall grading and certification of the learner. It sums up how much a student has learned over a period of time. Choose the most appropriate. Correct answer is option A, B, D, E. तो यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि what are the salient features of formative evaluation? Formative evaluation refers to evaluation which is aimed in the formation of concepts in the minds of learners. Concepts का formation करने के लिए होता है. This evaluation is done after the completion of unit or chapter. ठीक है, ताकि पता चले कि learners ने कितना सीखा है. To identify the problems, they can be in the form of unit test and कोई भी जैसे टेस्ट होता है एग्जाम के बाद कुछ पढ़ाने के बाद में, उसी तरह से just like I say, do comment if you have anything, any doubts. That is the thing which I am considering as a formation. कंसिडरिंग कि आपको ये समझा या नहीं, ठीक है. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ओवरऑल ग्रेड एंड परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स, ठीक है. सो यहाँ पर क्या पूछा है, साइलेंट फीचर्स पूछे. करेक्ट आंसर इज
it helps learners to actively and continuously engage in learning. It helps in enhancing learning abilities of the learner. It contributes to the overall grading certification of the learner. सॉरी सी नहीं आता है, मैंने सी क्यों लिख दिया. It sums up how much a student has learned over a period of time. पता चल जाता है ना अगर यूनिट टेस्ट होता है बाद में तो कि कितना सीखा है बच्चे ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डन बिफोर द फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो शुरुआत में होता है टू एनालाइज द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट. देन समेटिव एकदम एंड में होता है. स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग द लर्नर्स. एंड नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन रेफर्स टू द ग्रुप दैट हैज नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन. नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन इज इवैल्यूएशन ऑफ कंपैरिजन, मतलब कि दो ग्रुप्स है उसके बीच में नॉर्म सेट किए हुए उनके बीच कंपेयर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. टीचर 3 अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन एंड डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स. सो टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, लर्निंग सेंटर्ड. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 28 का डी. ठीक है, टीचर सेंटर्ड इम्पोज होता है, थोपा जाता है. लर्नर सेंटर्ड सेल्फ कंट्रोल्ड एंड लर्निंग सेंटर्ड शेयर एंड पार्टिसिपेटरी. ओके, टीचर सेंटर्ड, teacher has the primary role. Learner centered, learner is primary, learner is oriented and a psychological system of education is developed. Then learning centered, clearance, understanding, ये सब पर फोकस होता है learning centered में. Okay, next question. Which of the following is included while estimating air quality index? While estimating air quality index, correct answer है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, इनके अलावा और क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? पर्टिकुलेट मैटर PM, particulate matter 10 and particulate matter 2.5, then ozone O3, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, उसके बाद आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, PB लीड एंड लास्ट में अमोनिया NH3. ओके, ये सब कंसिडर किए जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जानने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. ओके, इन्हें मैच करना है. ये थोड़ा बड़ा हो गया है फॉन्ट इसका भी. एंड ये इधर ओके ये ना ओके सी अभी आई कांट से एनीथिंग. ये मैंने PDF बनवा कर लिया था. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. बैंड वैगन पोजिशन ये जो है ना यहाँ पर है, इसके नीचे आएगा ये. सो पॉलिसी एंड द डिस्क्रिप्शंस. सबसे पहले करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ के बारे में बोला है. तो ए का है 3. बैंड वैगन, आर्ग्यूअर अपील्स टू रीडर्स और लिसनर्स डिजायर टू बी एक्सेप्टेड और वैल्यूड. ठीक है, आर्ग्यूअर अपील्स टू रीडर्स और लिसनर्स डिजायर टू बी एक्सेप्टेड और वैल्यूड. देन आता है स्ट्रॉमैन. स्ट्रॉमैन क्या होता है? एक्चुअली ये सारे मैं आपको लिख कर भी दे देती हूँ, मैं आपको पेस्ट कर दे देती हूँ एंड में PDF के. मुझे एक बार याद दिला देना अगर मैं भूल जाती हूँ तो. ठीक है, स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंट्स. सो इसका आंसर है ऑप्शन 1. स्ट्रॉमैन का है 1, मिस रिप्रेजेंट्स. देन रेड हेरिंग आर्ग्यूमेंट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. ऑप्शन 4, आर्ग्यूअर ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस बाय रेजिंग इररिलेवेंट इशूज़. इररिलेवेंट इशूज़ को रेज करते हैं. ठीक है, देन बेगिंग द क्वेश्चन, बेगिंग वेयर आर्ग्यूअर अज्यूम टू द पॉइंट टू बी प्रूवन इन द आर्ग्यूमेंट. ऑप्शन 2, assumes the point to be proven. ठीक है, कैसे कैसे पॉलिसीज आती है? टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, एड मिस कॉर्डिशियम, देन पॉलिसी ऑफ डिवीजन, पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन, एड पॉपुलम, पॉलिसी एड वर्निसिडिन, स्ट्रॉमैन पॉलिसी, हैस्टी जनरलाइजेशन, पॉलिसी ऑफ स्लिपरी पोज, बैंड वैगन आर्ग्यूमेंट, रेड हेरिंग, बेगिंग द क्वेश्चन. ये सारे पॉलिसी के टाइप है. ओके, वी विल बी डिस्कसिंग देम इन द टेलीग्राम चैनल. मैं आपको वो पेस्ट कर दे दूंगी सारे. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल ट्रीटमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस? इट इज ऑप्शन सी, कोआगुलेशन. केमिकल ट्रीटमेंट कौन सी है? कोआगुलेशन. इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर द वाटर रिसोर्स. एंड बाकी के जो है केमिकल ट्रीटमेंट है, बाकी के फिजिकल, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड स्क्रीनिंग. क्वेश्चन नंबर 32. There are 15 successive percentage discounts given in a series of 2, 4, 6, 8 and dash on an item. After how many such percentage discounts in succession will be effective discount be higher than 50%? अच्छा, higher than 50%. क्या पूछा है उन्होंने कि कितने टाइम के बाद में इफेक्टिव डिस्काउंट, आफ्टर हाउ मेनी सच परसेंटेज इन सक्सेशन विल बी द इफेक्टिव डिस्काउंट बी हायर देन 50%. तो जो टोटल डिस्काउंट है वो कितने पोजीशन पर आएगा? जैसे कि अभी 98, 100 में से 100 का 2% कर दिया तो 98%.
फिर 98 का 4%, 94, फिर 94.8, फिर 94.8 का 6%, 88.4, 88.4 का 8%, ये तो 4 हो गया है। 88.4 का 4%, 81.36, फिर 81.36 का 10%, 81.36 का 10%, 73.2, 73.2 का 12%, 4, ये 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 64.43, फिर आता है 64.43 का 14%, 7th पोजीशन, इट इज़ 55.4, 55.4 का 16%, 55.4 का 16%, 46.54 है ये हमारा आंसर। कि जो हाइयर देन 50%, मतलब कि पैसे कम हो गए, जो वैल्यू है वो कम हो गई है 50% से, ठीक है। सच परसेंटेज डिस्काउंट इन सक्सेशन विल बी इफेक्टिव डिस्काउंट बी हाइयर देन 50%। जो इफेक्टिव डिस्काउंट है ये 16% पर आकर हाइयर हो जाता है 8th पोजीशन पर, ठीक है। ऑप्शन सी 8th पोजीशन पर। प्राइस विल बिकम लेस देन 50% आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 16% एंड द डिस्काउंट विल बी मोर देन 50%, ठीक है। डिस्काउंट मोर देन 50% हो रहा है पर प्राइस कम हो जाता है, प्राइस विल बी लेस देन 50%। कौन से पोजीशन पर? 60% पर 8th पोजीशन पर, ये है 8th, ये 4, ये 4, 8th पोजीशन, ठीक है। समझा? प्राइस विल बी लेस देन 50% बट डिस्काउंट विल बी मोर देन 50%. Identify the fallacy committed in the following argument. There must be intelligent life on other planets. There must be intelligent life on other planet. No one has proven that there isn't. No one has proven that there isn't. ये है अपील टू इग्नोरेंस. पॉलिसी है अपील टू इग्नोरेंस. क्या बोला है यहाँ पर कि किसी ने प्रूव नहीं किया है. There must be intelligent life on other planets but no one has proven it. So given statement has appeal to ignorance as it says that your conclusion must be true because there is no evidence. कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है, बस बोला है कंक्लूजन, इसीलिए कोई एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन नहीं है, इसीलिए वो अपील टू इग्नोरेंट है, ठीक है, इग्नोर्ड है. साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. हेत व भाष्य, ये है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हमने इसके ऊपर पहले भी किया हुआ है. ऑप्शन सी असिद्ध, असिद्ध, ठीक है. व्हेन द मिडल टर्म इज अनप्रूवन, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड. असिद्ध, मिडल टर्म इज अनप्रूव्ड. जैसे कि गुलाब जामुन इज स्वीट बिकॉज जामुन इज स्वीट, जामुन इज अ स्वीट फ्रूट. तो ये बीच वाला जो टर्म है ये प्रूफ नहीं हुआ है, बस अजम्पशन बेस्ड है. साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड. जैसे कि बाधित क्या होता है, बाधित व्हेन द मिडल टर्म इज गेटिंग कंप्लीटेड बाय अनदर स्ट्रॉन्ग सोर्स. अगर कुछ स्ट्रॉन्ग उसको पीछे से सोर्स है तो वो बाधित. फिर विरुद्ध अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है. फिर स्वाभिचारा, स्वाभिचारा इरेगुलर मिडल टर्म. Next question. Question number 35. Which of the following are true in case of audience for analog media? They are personally addressable, active campaigners, large, heterogeneous, C, large, heterogeneous, anonymous. Correct answer है इसका ऑप्शन ए. क्या क्या है ये जो ट्रू इन द केस ऑफ एनालॉग मीडिया? पर्सनली एड्रेसेबल, एक्टिव कैंपेनर्स एंड इट इज लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज ऑडियंस, ठीक है. एनालॉग मीडिया इज द मीडिया ऑफ मास लेवल. इट कैन हैव टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स एंड अदर मीडिया ऑप्शंस, ठीक है. दिस इज ट्रेडिशनल मीडिया अनलाइक डिजिटल. ये ट्रेडिशनल वाला है, इसमें ऑडियंस लार्ज होती है, एक्टिव कैंपेनर्स होते हैं एंड इट इज पर्सनली एड्रेसेबल. 36. सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सिचुएटेड एट ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल, कनाडा. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड है ये, CBD. सो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हेल्ड इन 1992 इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1993, वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, न्यूयॉर्क विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेटिज्म. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सेक्रेटेरिएट, मॉन्ट्रियल, कनाडा में. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज? कौन से है नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज? क्वेश्चन नंबर 37. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. कौन से? CO2, H2O, CH4 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है. इसके अलावा भी आते हैं NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये 5 नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस है.
ओजोन नहीं है, ये बनता है बट नेचुरल है, CO2, H2O, CH4, CFC. नेक्स्ट question number 38. We become builders by building and we become just by doing what is just. In the light of this statement, what cannot be asserted. So correct answer है option C. Skills are required by performing relevant activity. Skills are acquired. ओके स्किल्स कब आती है? अगर हम कोई रिलेवेंट एक्टिविटी करते हैं. सपोज द स्किल ऑफ सॉल्विंग मैथ्स इज एक्वायर्ड बाय परफॉर्मिंग द प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेटिंग, प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग मैथ्स. ओके सिमिलरली स्किल्स आर एक्वायर्ड बाय परफॉर्मिंग रिलेवेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट थिंग. वी बिकम बिल्डर्स बाय बिल्डिंग. हम बिल्डर्स कब बनते हैं? जब हम कुछ बनाते हैं, और जो हम कर रहे हैं हम वही बनेंगे. ठीक है. सपोज आई एम टीचिंग, सो आई विल बी अ टीचर एंड आई एम अ टीचर एक्चुअली. सो दैट इज वॉट skills are acquired by performing relevant activities. Next question. Question number 39. Statement based. Given below are two statements. The standard deviation of a series of repeated measurements estimate the likely size of the chance error in a single measurement. Bias affects all the measurements the same way, pushing them in the same direction. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 39 का? ऑप्शन ए. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. 1 minute. Yes, statement 1 is correct, but statement 2 is not correct. Option C है इसका correct answer. Standard deviation of a series of repeated measurements estimates the likely size of chance error. एरर होने के चांसेस है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है रिपीटेडली सीरीज में. ओके और वो भी सिंगल मेजरमेंट में. और बायस अफेक्ट्स ऑल द मेजरमेंट्स इन द सेम वे, पुशिंग देम इन द सेम डायरेक्शन. नो, बायस एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा. जो मेजरमेंट्स अफेक्ट होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे. इट विल अफेक्ट सिलेक्टेड मेजरमेंट्स इन different ways and pushing them in different directions. Question number 40. In a certain code, generalization is written as phi 2. Okay. How the word oreganos can be written? Oregano कैसे लिखेंगे ये पूछा है. So very easy. अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो सबसे पहले तो स्टेट कौन से सेम है? O है स्टेट सेम. O का क्या है? 0. देन R के लिए GENE R 1 2 3 4 7. आर के लिए क्या दिया उन्होंने? 7. ओके आर के लिए वैल्यू है 7. फिर ई रिपीट हुआ है एंड ई के लिए वैल्यू है 2. हम नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा. ओ के लिए है 0, आर के लिए है 7, ई के लिए है 2, जी 5, ए जर्नलाइजेशन ए भी है. सो 7 आर के बाद में 1. ओके देन कम्स N journalization N 6. O again O repeat हुआ है 0. and S के लिए तो दिया ही नहीं है बट इस पर से आ रहा है 0 7 2 5 1 6 0 1 6 0. ओके हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. इसे 8 ले लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. और इसे 8 इसीलिए लिया है Z के ऊपर से लिया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Salary of a person decreases by 10% every year and his bonus increases by 24% every year. If his salary and bonuses at the end of 2020 were 8,000 and 25,000 respectively, find the difference between his total earnings. Again, we have to calculate the things. So salary in 2020 8,000, bonus कितना है 25,000. सॉरी 8,000 एंड बोनस है 2,500. ठीक है. टोटल मंथली इनकम सैलरी ऑफ पर्सन डिक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर, डिक्रीज हो रहा है एंड इस बोनस 24% इंक्रीज हो रहा है हर साल. सैलरी और बोनस दिया हुआ है 2020 के लिए. तो हम 21 के लिए क्या करेंगे? 21 के लिए एज्यूम करेंगे और फिर उसके ऊपर से पता चलेगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. 20 से लेकर 21 में 22 तक. सो सैलरी कितना रहेगा? 10% डिक्रीज होगा. तो 8,000 का 10% डिक्रीज, 8,000 माइनस 10% एंड उसका आ जाएगा 800. 8,000 माइनस 800. सो इट विल बी 7,200. 7,200. वही बोनस क्या रहेगा वहाँ पर? बोनस क्या रहेगा हमारा? 2,500 माइनस प्लस 24%, क्योंकि बोनस तो बढ़ रहा है. ठीक है. 2,500 प्लस 24%. सो 2,500 प्लस 600. हमने ये कैसे 24% 24 बाय 25,000 और 2,500 इंटू 100 उस वजह से निकाला है. हाँ
ये हो गया 3100, ठीक है, ये हो गया 2021 का, it is of 2021. Now similarly we will be doing for 2022. Similarly 2022, ठीक है. सैलरी कितना है 7200 माइनस 10%, सो 7200 माइनस 720 विच इज़ 6480. सिमिलरली ये सैलरी का हो गया है. अब बोनस के लिए 31 प्लस 24 प्लस क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है बोनस, ठीक है. 31 प्लस 744 इज इक्वल टू 3844, ठीक है. ये हो गया हमारा 2022 का, 2022 का. सो टोटल मंथली इनकम इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 10,324. ओके, 10,324. अगेन वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशन. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. ये टोटल कितना हो रहा है 7200 प्लस 3, इट इज़ 10500 माइनस 10324. ओके, कितना कम हो रहा है 176 डिक्रीज, 176 डिक्रीज कम हुआ है ना, माइनस हुआ है, ठीक है. ये 1 का एंड ये 2 का, ये दोनों को मिलाकर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 176 degrees. Given below are the two statements. Statement 1, the centralized control of signs and symbols of mediated communication may affect plurality of opinions on the internet. Statement 2, the global corporate owners of internet companies aim only at profits, not the existence of pluriverse. So which are the correct statement? Option 42 का है, correct है C. Both statement 1 is true but statement 2 is false. Okay, so centralized control of signs एंड सिम्बॉल्स में अफेक्ट प्लूरलिटी, करेक्ट, ठीक है. कम्युनिकेशन प्रोसेस में अफेक्शन लाएगा अगर सेंट्रल कंट्रोल रहेगा साइन सिम्बॉल सब पर, जो कि जो मेडिएटेड मीडिया कम्युनिकेशन पर अगर कंट्रोल रहेगा तो वो अफेक्ट करेगा. ग्लोबल कॉर्पोरेट ओनर्स ऑफ इंटरनेट कंपनीज ओनली एम ओनली एट प्रॉफिट, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लूरिवर्स. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है उनका मोटिव, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बाय इंक्रीजिंग देयर गुडविल एंड फीडबैक ऑफ कस्टमर्स. वो अफेक्ट जो प्लूरिवर्स है, जो लोग हैं उनके ऊपर भी वो उतना ही ध्यान देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A to C आर करेक्ट अबाउट द हार्ड डिस्क ड्राइव यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर. इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, इट इज़ नॉन वोलाटाइल, इट यूजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू स्टोर डेटा. करेक्ट आंसर है, तीनों भी सही है. सो HDD और हार्ड डिस्क ड्राइव is a type of secondary storage in the computers. It is no moving parts, no non-volatile, uses magnetic properties. Question number 44. Which aspect of researcher may cause psychosocial effect in participant of a study? So age, race, sex, attitude. इसमें से कौन सा अफेक्ट करेगा? ऑप्शन डी एटीट्यूड, ठीक है. Psychosocial attitude of researcher can affect the results and outcome of a research. Age, sex and race do not affect majorly. 45. In the light of Buddhist system of education, student was expected to follow Das Sikha Padam. Which of the following does not represent the code of conduct? To avoid food at all times, to avoid untrue speech, to relish music and dance, to avoid stealing, to accept gifts in charity. तो इसमें से कौन सा नहीं है, does not represent the code? So correct answer ऑप्शन डी C and E, ठीक है. टू रिलीश म्यूजिक एंड डांस और एक्सेप्ट गिफ्ट्स इन चैरिटी, ये दोनों भी रॉन्ग स्टेटमेंट्स है. बाकी और टाइम्स पर खाना नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना है एंड चोरी नहीं करनी है. नाउ इट इज़ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन. ओके, ये पूरा ही ख़राब हो चुका है, बट कोई ना, मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी, आप PDF पढ़ लेना टेलीग्राम चैनल पर. और ये पूरा पैसेज बेस्ड जो है PDF पैसेज बेस्ड ही है क्वेश्चन इसके, ठीक है. Assuming that the total number of ground units assessed by CWGB in the year 2017 to 22 were same, what is the difference between the number of overexploited units in 2017 to 22? अब इसमें फिर से कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, बाकी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टिल. सो यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई है, यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई है, हमें उसके बेसिस पर निकालना है. मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दे रही हूँ. So number of overexploited units in 2017, 17% or 7089 into 17 by 100.
7089 इंटू 17/100 वैल्यू आती है 1205 अप्रॉक्स वैल्यू है। फिर ये उसी में बेस्ड है, पैसेज पे ही बेस्ड है। फिर नंबर ऑफ एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स इन 2022, ये 17 है, 2017, अभी 2022 में कितना है 14% और 7089 का 14%, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 992, ठीक है। तो अभी इनका डिफरेंस निकालना है, 1205 माइनस 992 विच इज़ 213, ओके। और एक मेथड है 17 माइनस 14 करे तो 13% 3% बचता है, और वैसे ही 7089 इंटू 3% 3 कर दिए, उसकी वैल्यू भी 213 ही आती है अप्रॉक्सीमेटली। सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इंडिया विल बिकम वाटर स्कार्स कंट्री इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर पर्सन पर एनम फॉल्स बिलो, ऑप्शन ए, ये पैसेज में ही दिया हुआ है 1 मिलियन लीटर, ठीक है। पैसेज में स्टार्टिंग में ही दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन फाउंड टू हैव हाई नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स ऑफ ग्राउंड वाटर। कौन से स्टेट्स है ये, ऑप्शन बी, ए बी एंड डी। सो राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड डी तमिलनाडु, कर्नाटका, ओके। ये 3 स्टेट्स है। नेक्स्ट, in the year 2022 how many units of water assessed by CGWB were found to be over exploited। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर 992, वही ना, 7089 इंटू 14/100 इज इक्वल टू 992, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कौन से फैक्टर्स है, ये भी पैसेज बेस्ड है, ऑप्शन डी, A, C and E। High consumption of water in agricultural sector, high consumption encroachment of water bodies, and E, discharge of untreated wastewater in river and streams। इसी के साथ में we will conclude our today's video. Hope you like it. PDF will be provided on the Telegram channel, and yes, do like, share and subscribe and stay notified because अभी और वीडियोस आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे इसी सीरीज में। Thank you for watching.